जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये सीरीज यूपीपीएससी, आरओआरओ, एपीएस, पीसीएस कोर और अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर जीएस सामान्य अध्ययन की जो वस्तुएं हैं पूछी जाती हैं, वहां पर सभी के लिए ये कारगर होगी साबित। ठीक है, ये सीरीज रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आप एपीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या आरओआरओ का देने जा रहे हों या पीसीएस कोर, आप ये समझिए कि ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर के माध्यम से मैंने ये सीरीज चलाई है। आपका बहुत ही क्विक रिवीजन हो जाएगा। 1.5 के स्पीड से देख लीजिए। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होता है। हार्डली बहुत होगा तो 12 मिनट का होगा, अदरवाइज़ 10 मिनट से नीचे का ही रहता है। ठीक है, आपको रिवीजन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। ये 16वां वीडियो है। इसके पहले 15 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वन लाइनर ही है। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ध्वनि की तीव्रता की सामान्य मापन इकाई कई बार पूछी गई है, डेसिबल में होती है। सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 60 डेसिबल होती है, याद रखिएगा। और पत्तियों की जो सरसराहट वाली होती है वो 20 से 30 डेसिबल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ध्वनि की आवृत्ति किस मापन इकाई में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में। ठीक है, किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। ठीक, ये सब पूछे गए हैं प्रश्न। ध्वनि मानव की जो श्रव्य परास है, श्रव्य परास कितनी? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, श्रव्य परास से अधिक जो आवृत्ति की तरंगे होती हैं उनको क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, उनकी 20,000 से अधिक हो जाती है। ठीक है, और उसके जो 20 के नीचे जो होती हैं अपश्रव्य होती हैं। ठीक, तो अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, ये श्रव्य वाली हैं जो 20 से 20,000, जिसको कि मानव सुन सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता स्तर कितना होना चाहिए? तो ये निर्धारित है 75 डेसिबल। ठीक है, याद रखिएगा। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य जो मानक ध्वनि तीव्रता कितनी? तो वो है 55 डेसिबल आवासीय क्षेत्रों में। ठीक है, किस तीव्रता की ध्वनि का श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? तो ये 90 डेसिबल, यानी कि 90 डेसिबल आपके श्रवण शक्ति, अगर आप लगातार सुनते हैं तो आपकी श्रवण शक्ति में ये बाधा, ह्रास उत्पन्न करेगी, यानी कि आपकी श्रवण शक्ति कम हो सकती है। ठीक, ध्वनि का संचरण द्रव की अपेक्षा ठोस में और गैस की अपेक्षा किस में अधिक होता है? तो द्रव में। यानी कि कहने का मतलब है कि ठोस में, ठोस अगर कोई वस्तु है, ठीक है, ठोस कोई माध्यम है, तो उसमें ध्वनि की तीव्रतम स्पीड होगी। ठीक है, वो सबसे तेजी से उसमें गमन करेगी। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO द्वारा ध्वनि की तीव्रता का स्तर दिन तथा रात के समय कितना नियत किया गया है? अभी हमने देखा था अपना जो औद्योगिक इसके क्षेत्र में केंद्रीय जो CPBC है, ये है ना, नियंत्रण बोर्ड, इसने 75 डेसिबल बताया था किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में और आवासीय क्षेत्र में। अभी जो है ये बता रहा है ये WHO का है ये मानक। ये याद रखिएगा, ये पूछता है सीधे सीधे। तो WHO का जो दिन का मानक है वो 45 डेसिबल है, और रात का जो है वो 35 डेसिबल है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, 45 और 35। पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 के तहत किससे त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर बजने वाले संगीत की तीव्रता, यानी जो डीजे वगैरह बजता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, किसको अधिकार दिया गया है इसको नियंत्रित करने का? तो जो SP है वो ये नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, अगर ये इसमें दिया गया है 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि पर ध्वनि का वेग जो है वो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड में वृद्धि हो जाती है। ठीक, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान किसी वस्तु का, किसी माध्यम का बढ़ेगा, तो वहाँ पे ध्वनि की जो स्पीड है, वेग है उसका, वो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा। पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं, मैंने बताया कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है, इनको आदमी सुन नहीं सकता है। ठीक, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो चमगादड़ वगैरह हैं ये सब निकालते हैं। ठीक है, ये अपना यूज़ करते हैं अपने जो डायरेक्शन में दिशा ज्ञात करने के लिए। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने और छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए तो इसी जो पराश्रव्य ध्वनि है, इन्हीं का जो है ये यूज़ होता है। ठीक, ध्वनि का जो वेग होता है कितना होता है स्टैंडर्ड? ये 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछा गया है ये। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? ठीक है, तो ये ऊष्मीय प्रदूषण का कारण बनता है। एक्सरे किरणों की खोज किसने की है? रॉन्टजन ने की है। पूछा गया है ये प्रश्न। नाभिकीय बमों में वायुमंडलीय विस्फोटों के उपरांत जो रेडियोधर्मी पदार्थ के चूर्ण धरती पर गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नाभिकीय पतन कहा जाता है। नाभिकीय बम जो होते हैं
उनमें क्या होता है, जो जैसे परमाणु अणु बम जो होते हैं, परमाणु बम, इनमें क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है, क्या होता है, विखंडन। लेकिन अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो क्या होता है, उसमें उसमें संलयन होता है। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में, याद रखिएगा, संलयन होता है हाइड्रोजन बम में। ठीक ठीक है। आयनिक विकिरण के स्रोत क्या है, तो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। गैर आयनीकृत विकिरण स्रोत क्या है, तो परावैंगनिक किरणें हैं, जो वो गैर आयनीकृत होते हैं। ठीक। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। केरल में क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोरियम, थोरियम आपको पता होगा, थोरियम जो है वो वहाँ पे उसकी जो वहाँ की जो रेत है समुद्री, वहाँ पे वहाँ रेतों में पाई जाती है ये। ठीक। मोनोजाइट करके इसका जो एक वो है अयस्क, उसमें पाया जाता है ये बहुत सारा मोनोजाइट। ठीक है। किस प्रकार का प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक भी है और प्रदूषण दोनों, तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण दोनों है, उसका कारक भी होता है और प्रदूषण भी फैलाता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन को कैसे मापते हैं, तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है, तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग। यार आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप लोग लाइक करेंगे तभी मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरीके का जो है और भी इनिशिएटिव मैं लेकर आऊँगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा इसको। ठीक है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसस टोसम नामक बीमारी किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है, तो अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनकी वजह से। ठीक है। पृथ्वी पर सौर विकिरण किस रूप में प्राप्त होता है, तो विद्युत चुंबकीय लघु तरंग। ये याद रखिएगा, लघु और दीर्घ दोनों तरीके के। दीर्घ वाला क्या है, जो पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है, ठीक है, उसको, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है कि जो पृथ्वी पर सौर विकिरण आता है वो किससे आता है, वो लघु तरंग के रूप में आता है, और पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है शून्य में, वो दीर्घ तरंग के रूप में। ठीक है, दोनों हैं विद्युत चुंबकीय तरंग ही, लेकिन एक लघु है एक दीर्घ है। ठीक। उपग्रह संचार में किस वेव का प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है उपग्रह संचार में। ठीक है, ये याद रखिएगा, सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन होता है उसमें माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। टीवी कार्यक्रमों में जो यूज़ होती हैं उसमें रेडियो तरंगें होती हैं। ठीक है, रेडियो वेव। कोहरे व धुंध को के पार देखने में सहायता कैसे मिलती है, तो जो इंफ्रारेड होती है ना, अवरक्त विकिरण जिसको बोलते हो, वो होता है। अल्फा बीटा गामा किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा की होती है, ध्यान रखिएगा। पहला जो हाइड्रोजन बम है वो यूएसए द्वारा प्रशांत महासागर में किस टापू पर किया गया था, प्रशिक्षण मतलब इसका ये किया गया था, तो बिकनी, बिकनी टापू, याद रखिएगा, 1954 में। हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है, अभी मैंने बताया, नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। देखिए तो 30.7%, ये मतलब इतने भाग पर वनों का आधिपत्य है। ठीक। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था, 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब हुआ था शुरुआत, तो 1976 में। हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है, तो वन को प्रदान की गई है। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल में चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। टिहरी आंदोलन से भी, ये टिहरी डैम जो आंदोलन हुआ था उससे भी ये संबंधित रहे हैं, याद रखिएगा। ये सुंदरलाल बहुगुणा, और चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम आता है, तो नाम दोनों याद रखिएगा। अगर आपको चंडी प्रसाद भट्ट दिखें तो उनका वो भी लगा सकते हैं, और ये सुंदरलाल बहुगुणा, ये दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। ठीक है। वन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची में वन आता है। ठीक है। भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अनुसार किस वर्ग की मृदा वानिकी एवं चारागाह के लिए उत्तम मानी जाती है, तो 5वें वर्ग की होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। किस वर्ग की मृदा समस्या रहित मृदा मानी जाती है, यानी कि जो प्रथम वर्ग होता है वो सबसे अच्छा होता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा किस वर्ग में रखी जाती है, तो वो अंतिम वर्ग में रखी जाती है, जो कि वर्ग 8 है। ठीक है, यानी कि आप ये मान सकते हो कि मृदा के जो प्रकार हैं वो कितने, 8 प्रकार के। ठीक। भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण में मृदा को कितने वर्गों में, तो ये देखिए वही भूमि उपयोग क्षमता में बता ही दिया कि 8 वर्ग में है। ठीक है। कितने प्रतिशत ढलान तक समोच्च रेखीय जुताई प्रभावशील मानी जाती है, तो 8% तक मानी जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा का अगर ढलान है तो वो सही नहीं है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये करनाल में है। भूगर्भीय क्षरण क्या होता है, ये प्राकृतिक क्षरण होता है भूगर्भीय। ठीक है। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये जो बांस होता है ना, बांस आप लोगों ने देखा, बैम्बू। ठीक है, ये क्या है, ये होता है घास होती है ये बांस। ठीक, पूछा भी गया है ये। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रिफ्लेसिया, रिफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प होता है। सर्वाधिक विशाल वृक्ष कौन सा, सिकोया, यूएसए में होता है। ठीक है, सिकोया का वृक्ष।
बोल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, रिफ्लेसिया और बोल्फिया। ठीक है, बोल्फिया भी ये सबसे छोटा होता है और रिफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा होता है पुष्प। सेलिक्स लकड़ी का बना क्रिकेट जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है, सेलिक्स। ठीक। हॉकी मुख्यतः जो सहतूत की लकड़ी होती है उसकी बनी होती है, हॉकी स्टिक देखा होगा आपने। लेंटाना जो अब उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है, एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी। तो ये लेंटाना बेसिकली एक तरीके से आतंकवादी उस टाइप का काम करती है। ठीक है, ये जो वहाँ की जैव विविधता होती है, ठीक है, स्थानीय जैव विविधता, उनको ये मतलब उभरने ही नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती है। जलकुंभी भी इसी तरीके का काम करती है। आपने देखा होगा कि जलकुंभी जो है वो पूरे पूरे तालाब में छा जाती है। ठीक है, तो इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है जलकुंभी को। ठीक है, चंदन एक अपूर्ण परजीवी है। ठीक है, अपूर्ण जड़ परजीवी है, जबकि अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एंथोसाइनिन कहाँ किसमें पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण जो कोपलें आपने देखा होगा वो ऐसे पिंक पिंक कलर की दिखाई देती हैं, वो इसी के कारण है, एंथोसाइनिन के कारण। फूलों का रंग विविध रंग क्रोमोप्लास्ट के अंतः संयोग पर निर्भर होता है। यानी कि जो देखिए कई पुष्प ऐसे होते हैं जो सिंपल कलर के होते हैं, मतलब एक पीला होगा या लाल होगा या सफ़ेद होगा। लेकिन कई ऐसे फूल आपको दिखेंगे प्रकृति में जो मल्टी कलर के होंगे, तो वो क्रोमोप्लास्ट के उनके अंतः संयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए कृषि वानिकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है उनके 3-4 स्वरूप होते हैं, तो वो ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें इन्वॉल्व किया है। याद याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है, 1.5 की स्पीड से आप ये सब नहीं भूलेंगे। और उसके बाद आप इसमें इसका जो PDF है वो लेके एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, इतने सारे फैक्ट्स आपको एक साथ में आपको याद हो जाएंगे। देखो, एग्रो सिल्वीकल्चर जो फसल ईंधन के पेड़, ये ध्यान रखिएगा। एग्रो सिल्वीकल्चर अगर पूछा जाए तो क्या है वो, फसल और ईंधन के पेड़। ठीक। एग्रो हॉर्टिकल्चर क्या है, फसल होता है, वृक्ष, फल, ये 3 चीज़ होते हैं। ठीक है, इसका जो उदाहरण है देखिए, मसूर और आंवला लिखा हुआ है। और एग्रो सेल्विकल्चर में देखिए आलू और पॉपुलर। ठीक है, ये दो या नाम याद रखिएगा, आलू और पॉपुलर अगर दे दे तो एग्रो सिल्विकल्चर। और एग्रो हॉर्टिकल्चर में देखिए जैसे मसूर प्लस उसके साथ आंवले की खेती। ठीक है, एग्रो सिल्विकल्चर पास्चुरल में फसल, पेड़ और चारागाह पशु, ये 4 चीज़ें होती हैं एग्रो सिल्वी और पास्चुरल में। एग्रो हार्टी सिल्वर कल्चर में ये देखिए फसल होता है, फल और ईंधन के पेड़। ठीक है, ये सब 3-4 चीज़ें होती हैं। सिल्वी पास्चुरल में देखिए पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु, ये प्रणाली होती है इसमें। सिल्वी पास्चुरल में पेड़, चारागाह, पशु, याद कर लीजिएगा, ये मैचिंग में आता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण संगठन दिए हुए हैं, मानवाधिकार संगठन दिए हुए हैं, उनका स्थापना वर्ष पूछा भी गया है और उनके ज़्यादा से ज़्यादा हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये याद रखिएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, इसका जो इसके स्थापना वर्ष याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए जो बहुत ज़्यादा जो पूछे गए हैं, जैसे इनमें जो स्टार मार्क है ये हो गया। ठीक है, ये ग्रीन पीस पूछा भी गया है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1971 में बना था। ह्यूमन राइट्स वॉच ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है 1978 में। ठीक है, ये देखिए रेड क्रॉस पूछा जाता है जिनेवा 1863 में। ठीक है, और देखिए ये IPCC भी पूछा जाता है, जिनेवा में है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, ये वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये ग्लैंड में है, ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये सब जितने भी हैं ये संगठन, इनके कहीं ना कहीं या तो आपसे हेडक्वार्टर पूछ लेगा या स्थापना वर्ष दे के आपको बोलेगा इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो ये याद रखिएगा। आज का जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। ठीक है, कर लीजिएगा इसको सब्सक्राइब और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।